गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। मैं हूं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल दबाव समूह। दबाव समूह पर ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। पिछले दो वीडियोस में हमने ये जानने की कोशिश की कि दबाव समूह क्या होते हैं और वो दबाव समूह को हमने जो है राजनीतिक दलों से कैसे अलग समझा जाए। कुल मिला के अब तक हम जो पढ़ चुके हैं वो ये है कि समाज में रहने वाले जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके अलग अलग हित होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं सबके। लेकिन कुछ लोगों के समान हित भी होते हैं, बहुत से लोगों के सामान्य हित होते हैं। जैसे एक एक प्रकार का कार्य करने वाले लोगों के एक जैसे हित होते हैं। जैसे कृषि, खेती करने वाले लोगों का एक जैसा हित होते हैं। सरकार की किसी नीति से किसानों को या तो लाभ होता है या हानि होती है। तो जैसे आजकल आप देख रहे हैं, दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेरा हुआ है। किसान, उनके संगठनों ने, एनजीओज हैं ये, किसानों के किसान संगठन है। ये क्या है? दबाव समूह है। तो इस प्रकार से राजनीति जो है वो विभिन्न दबाव समूहों के मध्य चलने वाली गतिविधि है। समाज में विभिन्न हितों के आधार पर अलग अलग समूह बनते हैं और वे सरकार पर अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। इसी बात को हमने अब तक समझने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे दबाव समूह किस प्रकार से कार्य करते हैं और उनकी क्या भूमिका है, क्या कार्य करते हैं, कैसे करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे दबाव समूहों के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार के दबाव समूह होते हैं? तो देखिए, वर्गीकरण का कोई एक सर्वमान्य आधार नहीं है। अलग अलग विद्वान अलग अलग ढंग से वर्गीकरण करते हैं इनका। जैसे विलियम यंग ने तीन तरह के माने हैं। एक व्यावसायिक यानी बिजनेस से संबंधित, दूसरे श्रम संबंधी जो मजदूरी करते हैं वो लोग, उनके संगठन, और तीसरे कृषि संबंधी। उन्होंने तीन प्रकार के दबाव समूहों की बात की। इसी तरह से कार ने दो तरह के बताए, आर्थिक और अनार्थिक, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, दो तरह के बताए। जीन ब्लोंडेल वो भी बताते हैं, पहले सामुदायिक और दूसरे उद्देश्य परक। सामुदायिक वो होते हैं जो सदस्यों के आपसी रिलेशन पर आधारित संबंधित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक जाति के या एक धर्म के लोगों का संगठन हो सकता है। उनके परस्पर जो संबंध है उसके आधार पर वो बना होता है। वो किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं होता है, वो उस संबंध में बंधे हुए लोगों का संगठन होता है और उनके जितने भी हित होते हैं उन सब की सुरक्षा के लिए काम करता है वो। और दूसरे से उद्देश्य परक, एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के बने हुए, एक पर्टिकुलर हित को पूरा करने के लिए बने हुए संगठन। फिर ये जो सामुदायिक हैं पहले वाले, उनको फिर दो भागों में बांटा जा सकता है। वो है परंपरागत और दूसरा संघात्मक। परंपरागत, जैसे आप देखते हैं हरियाणा में अक्सर देखते हैं खाप पंचायतें, जातीय पंचायतें होती, ये परंपरागत अ, दबाव समूहों का उदाहरण है। और संघात्मक मतलब जो औपचारिक रूप से संगठित होते हैं वो। अगला वर्गीकरण आमंड का है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आमंड और पावेल ने जो है वो चार प्रकार के बताए हैं: संघात्मक, असंघात्मक, संस्थात्मक और अनावृत। संघात्मक में ज़्यादातर आ जाते हैं जो औपचारिक रूप से संगठित होते हैं, वो सब इसी में आते हैं ज़्यादातर जो स्वभाव समूह हैं। असंघात्मक में जो जातीय संगठन होते हैं, धार्मिक संगठन होते हैं, यानी जो धार्मिक नहीं बल्कि हाँ जातीय संगठन हम कह लें, जो अ, रक्त संबंध के आधार पर बनते हैं, उस प्रकार के संगठनों को असंघात्मक में वो रखते हैं। तीसरा संस्थात्मक, जो विभिन्न संस्था, जैसे सेना के अंदर पाए जाने वाले संगठन, या आप कहें कि विधान मंडलों के अंदर जो पाए जाते, नौकरशाही के अंतर्गत जो संगठन पाए जाते हैं, उन सबको संस्थात्मक
दबाव समूह के रूप में वो देखते हैं। और चौथा जो है अनाम, यानी जो समय समय पर अचानक से उत्पन्न होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, प्रदर्शन के रूप में, घेराव के रूप में, जो दबाव बनाने के लिए गठित होते हैं, अचानक से बनते हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के दबाव समूह की बात आमंड पावेल ने की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दबाव समूह के कार्य। क्या करते हैं दबाव समूह? तो देखिए, सबसे पहला काम है उनका हित स्वरूपीकरण। भूमिका भी कह सकते हैं इसको, उनके कार्य भी कह सकते हैं। हित स्वरूपीकरण, हितों को स्पष्ट करना। सरल शब्दों में कहें तो मांगे रखना व्यवस्था के सामने। व्यवस्था को ये बताना कि हमारे सदस्यों की ये मांगे हैं या ये हमारे ये हित हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं, किसान लोग अपनी मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने बड़े जोर शोर के साथ। ये हित स्वरूपीकरण का उदाहरण है। और हित स्वरूपीकरण का कार्य सिर्फ ऐसा ही नहीं कि भाई घेराव के रूप में या हड़ताल के रूप में जब होता है वही हित स्वरूपीकरण है। सामान्यतः भी ये प्रक्रिया चलती रहती है। समाचार पत्रों में लेख लिख करके या कोई सूचनाएं प्रकाशित करके आप अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाते रहते हैं। सरकार को पत्र लिख के, कई तरीके हो सकते हैं इसके। और ये एक्सट्रीम है, जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम तरीका है हित स्वरूपीकरण का। कई बार आपने देखा होगा, शोले फिल्म तो आप सबने देखी होगी, हालांकि बहुत पुरानी फिल्म है लेकिन इतनी फेमस है कि सब लोग देख ही लेते हैं उसको। तो शोले में जो वीरू है वो चढ़ जाता है पानी की टंकी पे, धर्मेंद्र जो होते हैं। तो वो भी एक हित स्वरूपीकरण का तरीका है कि उसने मांग अपनी रखने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया जाए कि जिसको सुना जा सके, उसकी बात सुने लोग। हित स्वरूपीकरण। दूसरा, राजनीतिक समाजीकरण, सहभागिता और संचार तथा भर्ती। ये 4 का कार्य और करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण, समाजीकरण मतलब क्या होता है, मैंने बताया आपको पहले भी कि राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। या यूं कहें कि राजनीतिक संस्कृति में दीक्षा देना नई पीढ़ी को, राजनीतिक संस्कृति के मूल्यों का ज्ञान कराना, ये जो है राजनीतिक समाजीकरण है। सहभागिता, राजनीतिक सहभागिता जानते ही हम लोग, राजनीति में भागीदारी। तीसरा, संचार, संचार का भी काम करते हैं। और चौथा, भर्ती का काम करते हैं। नए लोगों को राजनीतिक पदों पर रिक्रूट कराने में मदद करते हैं। सीधे सीधे उसमें भागीदार नहीं होते लेकिन वो मदद करते हैं उसमें। नेक्स्ट, चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करना, इसको इलेक्शनियरिंग कहते हैं। ये चुनाव प्रक्रिया को भी प्रभावित करते हैं। चुनाव में सीधे सीधे अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करते, लेकिन ये कोशिश करते हैं कि किसे टिकट मिले। अपने हित के प्रति जो सहानुभूति रखते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिलाने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं जब भी चुनाव आता है तो विभिन्न जातियों के दबाव समूह जो है वो राजनीतिक दलों पर दबाव डालते हैं कि भाई हमारे जाति के उम्मीदवार को टिकट मिलना चाहिए। वो नहीं कहते कि हमारे किसी सदस्य को दो, हमारी जाति, हमारी इतनी संख्या है तो हमें वोट, हमारे अगर वोट लेने हैं आपको तो हमारे किसी उम्मीदवार को टिकट दीजिए, हमारे मतलब जाति के किसी उम्मीदवार को टिकट दीजिए। ये बहुत सामान्य सी बात है। धर्म का भी आप देखते हैं, धर्म का भी बड़ा प्रभाव होता है। अभी जब भी किसी धर्म विशेष के ज़्यादा उम्मीदवार प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो वो अपने लिए पदों की मांग करते हैं। और ये होता है सामान्यतः, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जब मंत्रिमंडल का गठन करता है तो विभिन्न जातियों, विभिन्न क्षेत्रों को के मध्य संतुलन बनाने की कोशिश करता है। तीसरा, दलीय राजनीति में भूमिका, दलों के अंदर भी इन दबाव समूह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दलीय राजनीति को प्रभावित करते हैं ये। राजनीतिक दल के अंदर भी दबाव समूह होते हैं और बाहरी दबाव समूह भी राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। फिर विधि निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।
कौन सा कानून बने, कानून कैसा बने। जैसे अभी आप देख रहे हैं किसान लोग जो है कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जब कानून बनता है तो सरकार सबसे सुझाव मांगती है, संबंधित जो पक्ष होते हैं उनसे सुझाव मांगती है, और जो कोई भी सुझाव दे सकता है उसमें दबाव समूह खासकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो अपने सुझाव, क्योंकि उनके पास अच्छा ज्ञान होता है उस विषय का। हाँ, आम आदमी के पास तो उतना नॉलेज नहीं होती और इतने सक्षम लोग नहीं होते कि वो ठीक से सरकार के सामने अपनी बात रख सकें। दबाव समूहों के पास योग्य लोग होते हैं, उनके पास पैसा भी होता है, उनके पास रिसर्च के लिए संसाधन होते हैं, तो वो ठीक ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। फिर प्रशासन को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं दबाव समूह, क्योंकि जो पॉलिसी बन गई है, जो कानून बन गया है, उसको लागू करने का काम तो प्रशासन करता है। रोज का काम जो है प्रशासन से पड़ता है दबाव समूह को, तो उसको प्रभावित करने की भी वो कोशिश करते हैं। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट है जो न्यायिक प्रशासन में भी इनकी भूमिका होती है। ये न्यायालय तक भी अपनी पहुंच बना के रखते हैं। न्यायपालिका में मतलब ये किस से क्या निर्णय आए इसके लिए भी कोशिश करते हैं। भ्रष्ट साधनों को भी अपनाते हैं, कई बार जजेस पर भी दबाव डालने की कोशिश करते हैं, उनको प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं और अपने हितों के अनुरूप निर्णय लाने की कोशिश करते हैं। लोकमत निर्माण, अपने प्रचार प्रसार के माध्यम से, इनके पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं, सूचनाएं होती हैं और भी संसाधन होते हैं, उनके माध्यम से जनता की एक राय बनाने की कोशिश करते हैं किसी मुद्दे पर। और अंतिम बात, सूचनाओं और आंकड़ों का प्रकाशन करते हैं। ये मैगजीन्स वगैरह छापते हैं, अपने जर्नल्स इनके होते हैं, इनके न्यूज़ लेटर्स होते हैं, उनके माध्यम से ये महत्वपूर्ण सूचनाओं का प्रकाशन करते रहते हैं, जो सरकार के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। नेक्स्ट है दबाव समूह को प्रभावित करने वाले कारक। दबाव समूह के जो कार्य प्रणाली है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीजें उनको प्रभावित करती हैं, उनके संगठन को, उनकी भूमिका को। तो चार मुख्य रूप से तत्व हैं। पहला है आकार। संगठन का आकार कितना छोटा है, बड़ा है, इस पर डिपेंड करता है वो कितना प्रभावी हो पाएगा। छोटे संगठन प्राय कम प्रभावी होते हैं, बट जो संगठन जितना बड़ा होगा उसका सदस्य संख्या जितनी अधिक होगी वो अच्छा प्रभाव डाल पाएगा। इसके विपरीत दूसरी चीज है प्रकृति उसकी, वो संगठित कितना संगठित है, संगठन कैसा है उसका। कई बार छोटे संगठन भी अगर संगठित अच्छे ढंग से हैं, सदस्यों में एकता की भावना है, तो वो अच्छे से काम कर जाते हैं, अपना काम अच्छे से निभा जाते हैं। कई बार बड़ा संगठन जो है ठीक से काम नहीं कर पाता, ऐसा देखने में आता है। नेक्स्ट है समूह के सदस्यों के मध्य एकता की भावना, मात्रा। सदस्यों में कितनी यूनिटी है इस पर डिपेंड करता है बहुत कुछ, वो कैसा संगठन, कितना प्रभावशाली हो पाएगा, कितने अच्छे ढंग से अपने काम करा पाएगा। समूह का नेतृत्व, जो नेतृत्व पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। नेता अगर योग्य है, सक्षम है, तो वो ज़्यादा प्रभाव डाल पाता है, और अगर नेता अयोग्य है, संसाधन खूब है लेकिन तो भी वो ठीक से काम नहीं करा पाएगा। तो संगठन का नेतृत्व किसके हाथ में है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि संगठन कितना प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएगा। तो इसलिए नेतृत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। अंतिम बात, राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति। राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की, खुली व्यवस्था है, बंद व्यवस्था है। खुली का मतलब दबाव समूहों को काम करने की आज़ादी है कि नहीं, वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कितनी परिपक्व है, और या फिर दबाव समूह छिपते छिपाते काम करते हैं। दबाव समूह होते तो सब जगह हैं, कहीं खुले में काम करते हैं, कहीं गोपनीय ढंग से काम करते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की है इस पर भी उनके कार्य प्रणाली डिपेंड करती है।
अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। दबाव समूह की कार्यप्रणाली कैसे काम करते हैं, मतलब क्या क्या साधन अपनाते हैं, कैसे काम करते हैं। पहला उनका तरीका है, कार ने 3 बताए हैं, इलेक्शनियरिंग, अर्थात ये इलेक्शंस को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। चुनाव खुद नहीं लड़ते, अपने कैंडिडेट खड़े नहीं करते, लेकिन जो खड़े होते हैं उनमें से कौन जीते उनकी मदद करते हैं, उनको जीतने में सहायता करते हैं। अपने जो उम्मीदवार होते हैं उनको मतलब जो उनके अपने उम्मीदवार का मतलब जो उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं उनको टिकट दिलाने की कोशिश करते हैं, फिर उनकी आर्थिक सहायता भी करते हैं, उनके लिए प्रचार भी करते हैं। ये इलेक्शनियरिंग कहलाता है। दूसरा, लोक सेवकों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, लोकमत को प्रभावित करके लोक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। जनता की भावनाओं के माध्यम से सरकार पर दबाव डालते हैं, जनता का दबाव डलवाते हैं एक तरह से सरकार। ये कार ने बताए हैं 3 कार्य काम करने के, इनके 3 तरीके। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे लोबिंग। लोबी किसको कहते हैं? लोबी जो जहाँ पर ये विधानमंडल होते हैं हमारे, उनके साथ में जो जहाँ पर बैठक होती है उसके साथ में जो छोटी बालकनी टाइप की या जो गैलरी होती है उसको लॉबी कहते हैं। वहाँ पर जो है ये दबाव समूह से जुड़े हुए लोग जब संसद की कार्रवाई चलती है तो वहाँ मौजूद होते हैं और संसद सदस्यों से वहाँ पर मिलकर उनसे बातचीत करके अपने हितों को पूरा करने के लिए कानून बनाने की कोशिश करते हैं। किस बात मतलब किसी कानून में कौन सी बात होनी चाहिए या को किस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, इस प्रकार के लिए वो प्रयत्नशील रहते हैं। क्योंकि ये सारी चर्चा उस लॉबी में होती है तो इस प्रक्रिया को लॉबिंग कहा जाने लगा है। दूसरा, वो कहते हैं राजनीतिक दलों के जो मंच होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं, राजनीतिक दलों के अंदर अपनी बात रखते हैं और अपने उनसे अपने काम उनके अपने प्रति जो है उनका सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है इलेक्शनियरिंग, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। नेक्स्ट, प्रचार व जनसंचार साधनों का प्रयोग करते हैं, प्रचार प्रसार के माध्यमों का प्रयोग करते हुए अपने पक्ष में माहौल बनाते हैं, कोशिश करते हैं, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने पक्ष में जनमत जुटाने की कोशिश करते हैं। फिर हड़ताल और बंद जैसे अतिवादी साधनों का भी सहारा लेते हैं, ये प्रदर्शन, घेराव, इनका भी ये प्रयोग करते हैं, रिश्वत वगैरह का भी प्रयोग करते हैं। यानी हर प्रकार के साधनों का प्रयोग ये करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। अब हम आते हैं इनकी जो आलोचना की बात कर लेते हैं, किस प्रकार जो इनके काम करते हैं उस प्रक्रिया में इनके संगठन में क्या कमियां पाई जाती हैं। सबसे पहली बात तो ये सार्वजनिक हित की उपेक्षा करते हैं। सार्वजनिक यानी सबका, लोकहित, कॉमन इंटरेस्ट, समाज का जो, देश का जो कॉमन इंटरेस्ट है उसकी बात नहीं करते, ये केवल अपने सदस्यों के हितों की बात करते हैं। उदाहरण के लिए जो पूंजीपतियों का संगठन होगा वो पूंजीपतियों के हितों की बात करेगा, किसानों का संगठन केवल किसानों की बात करेगा, मजदूरों का संगठन केवल मजदूरों की बात करेगा, पूरे देश या समाज से उनमें से किसी को कोई लेना देना नहीं होता, सबके हित की बात नहीं करते, सार्वजनिक हित की बात नहीं करते, ये वर्गीय हित की बात करते, एक सदस्यों के हितों की बात करते हैं केवल। दूसरा, राजनीतिक प्रक्रिया में ये भ्रष्ट साधनों का प्रयोग करते हैं। ये जो है अपना काम कराने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, धमकाने से लेकर के रिश्वत देने तक सब कुछ भ्रष्ट साधनों का प्रयोग ये करते हैं। इनका दृष्टिकोण बहुत संकुचित होता है, ये भी बात है। फिर लॉबिंग, हड़ताल, घेराव जैसे अतिवादी साधनों का ये प्रयोग करते हैं।
अंतिम पड़ाव इस टॉपिक का, इनका महत्व क्या है? महत्व का जहाँ तक सवाल है तो सबसे पहले हित स्वरूपीकरण के अभिकरण के रूप में, ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, यानी ये जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा, राजनीति के आनुभाविक स्वरूप की अभिव्यक्ति। राजनीति को हम आजकल जो है ना, वह दबाव समूहों के मध्य पाई जाने वाली अंतः क्रिया के रूप में देखते हैं। तो इस रूप में ये राजनीति को आनुभाविक स्वरूप प्रदान करते हैं। आनुभाविक मतलब जिसको आप देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तीसरा, शासन के लिए उपयोगी सूचनाओं का प्रकाशन। ये शासन सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां, सूचनाएं प्रकाशित करते हैं अपनी रिसर्च के आधार पर, जिनका प्रयोग सरकार फिर नीति निर्माण के समय करती है। जरूरी नहीं है हालांकि सारी इनकी सूचनाएं सही हों, लेकिन बहुत सारे संगठन बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर है शासन पर जनता के सतत नियंत्रण को संभव बनाते हैं। देखिए, दबाव राजनीतिक दल की बजाय दबाव समूह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस मामले में। राजनीतिक दल तो क्या होते हैं कि जो दबाव दल, सत्तारूढ़ दल है, वो सरकार की हमेशा प्रशंसा करता है, विपक्ष जो है हमेशा आलोचना करता है, और जनता उनकी बात पर भरोसा भी फिर करना बंद कर देती है। उन्हें पता है कि विपक्ष तो आलोचना ही करेगा, अच्छे काम की भी आलोचना करेगा, और सत्तारूढ़ दल जो है वो बुरे काम की भी प्रशंसा ही करेगा। ये दबाव समूह जो है, ये इनके माध्यम से सरकार पर नियंत्रण बना रहता है जनता का। ये 5 साल यानी चुनाव से लेकर, एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक सक्रिय रहते हैं, और सरकार के हर स्तर पर सरकार से संपर्क में रहते हैं, सरकार के कार्यों की निगरानी करते रहते हैं, और जहां भी अपने हितों का नुकसान होता हुआ देखते हैं तो उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। यानी जो कहते हैं सतत जागरूकता स्वतंत्रता की, मतलब वो इन पर लागू होती है। सतत रूप से लगातार अपने हितों के लिए काम करते रहते हैं और सरकार को नियंत्रण में रखते हैं। सरकार मनमानी नहीं कर सकती, मतलब कहने का। नेक्स्ट है, समाज में विभिन्न हितों के मध्य संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। अब मैंने आपसे बताया कि अलग अलग लोगों के अलग अलग हित हैं समाज में। किसानों के हित अलग है, मजदूरों के अलग है, पूंजीपतियों के हित अलग हैं, नौकरी पेशा लोगों के हित अलग है। ये दबाव समूह जो है इन हितों के मध्य संतुलन कायम करने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, किसान अपने फसल का अधिक से अधिक दाम लेना चाहता है, कोई गलत भी नहीं। वो इसके लिए कानून बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि साहब एमएसपी बना रहना चाहिए। ठीक है, उनकी मांग अपनी जगह जायज है, लेकिन दूसरे वर्ग जो है, दूसरे समूह, वो भी सामने आ जाएंगे, जो क्रय खरीदते हैं सामान, उनसे किसानों का से माल खरीदते हैं। वो चाहेंगे कि सस्ता मिले, वो अपनी बात रखेंगे सरकार के वक्त। तो सरकार कोई भी एक तरफा निर्णय करने की स्थिति में नहीं रहती है। उसको जो है दोनों पक्षों को सुनना पड़ता है, दोनों पक्षों के बीच संतुलन बना के रखना पड़ता है, और सरकार ये काम इन दबाव समूहों के माध्यम से आसानी से कर लेती है। जब वो कोई कहता साहब ये, मान लीजिए कोई किसान संगठन मांग करे साहब गेहूं का मूल्य जो है 3,000 रुपये क्विंटल कर दीजिए, तो सरकार कहेगी भाई ऐसा करेंगे तो बाकी लोग कैसे बाकी लोग हम पर दबाव डालेंगे, और वो सरकार दूसरे लोगों को बताएगी भाई ऐसे ये मांग चल रही तो आप इसके खिलाफ खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार से विभिन्न हितों के बीच तालमेल बनाने का काम करते हैं दबाव समूह। नेक्स्ट है अब शासन एवं जनता के मध्य संचार, सूचनाओं का आदान प्रदान। जनता से सरकार को, सरकार से जनता के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान का काम भी ये करते हैं। फिर राजनीतिक समाजीकरण, भर्ती और का अभिकरण है ये मैं बता ही चुका हूँ। राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, भर्ती क्या होता है, उसका अभिकरण मानिए उसका एजेंट के रूप में, उसके
करने में सहायक की भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा दबाव समूह का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।